हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPSC 141 के यूनिट नंबर 1 का पार्ट सेकंड देखने जा रहे हैं, जहां पर आज हम देखेंगे गांधी जी जब इंडिया में आए उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया। तो पहली वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे गांधी जी का जो जीवन है वो पोरबंदर में बीता, उनका बचपन पोरबंदर में बीता। उसके बाद वो अपनी हाई स्टडीज के लिए इंग्लैंड में चले गए। 3 से 4 साल उन्होंने इंग्लैंड में बिताए। स्टडीज कंप्लीट करने के बाद इंग्लैंड में वो यहाँ पर सेटल हुए, बैरिस्टर बने। बैरिस्टर बनने के बाद वो दोबारा इंडिया में आए। इंडिया में आने के बाद उन्होंने एक प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जो कि दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का था, जिनका मतलब था कि वो 1 साल के लिए दक्षिण अफ्रीका में उनके लिए केस लड़ेंगे। अब वो गए तो थे 1 साल, लेकिन वो 1 साल 21 साल में बदल गए, ये उन्हें भी नहीं पता था। जैसे ही वो दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे, उन्होंने भारतीयों पर हो रहे अत्याचार को देखा और इसी अत्याचार को देखते हुए गांधी जी ने निर्णय लिया कि वो इन भारतीयों के लिए लड़ेंगे, और ये लड़ाई उनकी 21 सालों तक चली। अब इन 21 सालों के बाद जब गांधी जी भारत में पहुंचे, भारत में भी उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तो जनवरी 1915 में जो गांधी जी हैं वो इंडिया में आ जाते हैं। उनके पास कोई अपना पोजीशन नहीं होता, लेकिन उनके पास एक मकसद होता है कि वो अपने लोगों की सेवा करना चाहते हैं, दैट ही वांट टू सर्व हिज पीपल। जैसे ही वो भारत में आते हैं, तो क्योंकि उन्होंने अपना ज्यादातर समय भारत के बाहर बिताया, तो वो भारत के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे, ना ही यहाँ के लोगों के बारे में जानते थे। और यहाँ के जो लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनके बारे में भी कुछ खासी यहाँ पर नॉलेज इनको नहीं थी। तो इसी को समझने के लिए वो अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी के पास जाते हैं, जहाँ पर गोखले जी उन्हें एडवाइस देते हैं कि अगर तुम्हें भारत को जानना है तो तुम्हें 1 साल भारत को स्टडी करना पड़ेगा। अब गांधी जी ने भारत की स्टडी शुरू की, जहाँ पर उनके कान खुले थे और मुंह बंद था। मतलब वो हर चीज का जायजा ले रहे थे कि क्या क्या चल रहा है। अब 1 साल गांधी जी ने भारत घूमने में लगा दिया। उन्होंने देखा कि कहाँ क्या चीज हो रही है, और अंत में गांधी जी साबरमती जो नदी है उसके तट पर यहाँ पर सेटल डाउन हुए। उन्होंने अपना डेरा डाल लिया। मई 1915 में अहमदाबाद की आउटस्कर्ट्स पे उन्होंने एक आश्रम की भी स्थापना की, जिसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। तो अब अगर हम थोड़ा समय में आगे जाएं, तो समय आता है फरवरी 1916 का, जहां पर जो गांधी जी हैं वो पहला पब्लिक एड्रेस करते हैं। ये पहला पब्लिक एड्रेस होता है जहां पर जो गांधी जी हैं वो पहली बार भारतीयों को संबोधित करने जाते हैं। अब ये एक सेरेमनी थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जब स्थापना हुई, तो स्थापना होने के बाद जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें गांधी जी को बुलाया गया था, जहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, जिसमें कुछ प्रिंसेस भी थे, और उस समय का भारत का वाइस रॉय भी हुआ करता था। उसके बाद अगर हम आगे जाएं, तो 1917 में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया भारत में, जो कि था चंपारण बिहार में, जहां पर पुअर पीजेंट्स की रिक्वेस्ट पर गांधी जी ने इस सत्याग्रह को शुरू किया। जहां पर ये पुअर पीजेंट्री जो थी, उनका गांधी जी से रिक्वेस्ट थी कि गांधी जी आप हमारे लिए एक सत्याग्रह करें, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स की सरकार है ये हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है। जहां पर ब्रिटिशर्स हमें यहाँ पर फोर्स कर रहे हैं कि हम अपनी 15% जमीन पर नील की खेती करें, इंडिगो की खेती करें, और इस एक्सप्लॉइटेशन की वजह से हम यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलने पड़ रही हैं। तो इससे प्रभावित होकर गांधी जी ने यहाँ पर एक सत्याग्रह चालू किया, और ये सत्याग्रह भी सफल हो गया। जहाँ पर इस इंसिडेंट से उन्हें सीख मिली कि कैसे पीसफुल सत्याग्रह से हम मास मूवमेंट्स चला सकते हैं और सामने वाले को घुटनों पे ला सकते हैं। इस सक्सेस के बाद जो सत्याग्रह इन्होंने किया, इंडिया में उनकी इज्जत और ज्यादा बढ़ने लग गई। सिमिलर सा इंसिडेंट इनके साथ एक अहमदाबाद में भी हुआ, जहाँ पर टेक्सटाइल मिल वर्कर्स जो थे उनके भी साथ कुछ ऐसी एक्सप्लॉइटेशन की घटनाएं घट रही थी, जहाँ पर गांधी जी ने खाने को छूने से भी मना कर दिया था कि जब तक ये मैटर इनका सॉल्व नहीं हो जाता तब तक मैं खाने को भी नहीं छूने का। और जैसे ही ये इनका शुरू होता है, तो 3 दिन तक ये पूरा चलता है, और 3 दिन के अंत में दोनों तरीके की जो पार्टीज हैं वो यहाँ पर आर्बिट्रेशन की मदद से अपना मैटर सॉल्व कर लेती हैं। उसके बाद अगर हम तीसरे सत्याग्रह की बात करें, तो गांधी जी ने अपना तीसरा सत्याग्रह खेड़ा गुजरात में किया, जहां पर एग्रेरियन ट्रबल की वजह से पीजेंट्स जो थे वो भुखमरी की कगार पर आ चुके थे, क्योंकि उस समय की जो ब्रिटिशर्स की सरकार थी वो उन पर टैक्स ज्यादा लगा रही थी। अब इस समय पर जो गांधी जी थे उन्होंने यहाँ की जो पीजेंट्री थी उनको ये एडवाइस दी कि तुम
तब तक टैक्स नहीं भरोगे जब तक जो ब्रिटिशर्स की सरकार है, जो लोग उनको टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, उनको उनका मुआवजा नहीं दे रही थी, तब तक तुम यहाँ पर अपना टैक्स नहीं दोगे। अब जैसे ही ये पूरा नॉन टैक्स कैंपेन गांधी जी ने शुरू किया, तो ये पूरा कैंपेन 4 महीने के लिए चला, और 4 महीने के अंत के बाद गवर्नमेंट जो है, इन्होंने पुअर पीजेंट्स पर टैक्स लगाना ही सस्पेंड कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास खिलाफत मूवमेंट। अब जब खिलाफत मूवमेंट हुई, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 1917 का समय चल रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो चुकी थी। तो ब्रिटिशर्स ने गांधी जी का सपोर्ट मांगा कि आप में अगर इतनी ही ताकत है लोगों को इकट्ठा करने की, तो आप हमारे लिए क्या करें, वॉर में लड़ने के लिए भारतीयों को इकट्ठा करें। अब जो गांधी जी हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ एग्री कर जाते हैं कि वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे ड्यूरिंग देयर फाइट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और लेकिन गांधी जी सामने से उनसे प्रॉमिस मांगते हैं, प्रॉमिस ये कि जैसे ही ये लड़ाई खत्म हो जाएगी आप भारत को आज़ादी दे देंगे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं ये इसको यहाँ पर ग्रांट नहीं करते, ये फेल हो जाते हैं अपनी प्रॉमिस को पूरा करने में, और एज अ रिजल्ट हमें खिलाफत मूवमेंट देखने को मिलती है। अब जैसे ये देखने को मिलती है हमें खिलाफत मूवमेंट, तो गांधी जी को ये रियलाइज होता है कि भले ही हमने यहाँ पर मूवमेंट तो छेड़ दी है, लेकिन जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं वो अभी तक एक नहीं हो पा रहे हैं। तो गांधी जी को ये रियलाइज हुआ कि हमें हिंदू और मुसलमानों को एक साथ यूनाइट करना पड़ेगा, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं हम उन पर हावी हो सकें। अब गांधी जी दोनों ही कम्युनिटीज को यहाँ पर कहती हैं कि आप हमें यहाँ पर यूनिटी दिखाएं, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमें यहाँ पर छोड़ के जा सकें। अब ये जो इनका तरीका होता है हिंदुओं के साथ मुसलमानों को यूनाइट करने का, उस समय के जो हिंदू लीडर्स होते हैं इसको क्वेश्चन करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ओपोजिशन का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जैसे तैसे करके गांधी जी सपोर्ट जो होता है मुसलमानों का वो गैदर कर ही लेते हैं। लेकिन अंत में जो खिलाफत मूवमेंट होती है वह एब्रप्टली यहाँ पर सप्रेस कर दी जाती है, और गांधी जी के सारे ही जो प्रयास होते हैं वो यहाँ पर नाकाम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जहां पर जो गांधी जी हैं वो अपने प्रिय देशवासियों को ये कह रहे हैं कि तुम ब्रिटिशर्स की बातें मानना ही छोड़ दो, मतलब उनके साथ कॉपरेट करना बंद कर दो। क्योंकि उनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हम पर रूल ही इसी वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि जो भारतीय हैं वो उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। अगर हमने उनके साथ कॉपरेट करना ही बंद कर दिया तो ये रूल भी करना छोड़ देंगे। उसके बाद गांधी जी जो है वो ब्रिटिशर्स को वार्न करते हैं कि वो रॉलेट एक्ट ना लाएं। ठीक। अब रॉलेट एक्ट में क्या था कि आपको यहाँ पर धर लिया जाएगा, यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना किसी वारंट के, आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, आप फिर उसके बाद जो प्रेस की सेंसरशिप है वो भी लगी हुई है। तो हर तरीके से आप यहाँ पर बंध चुके हैं। तो जैसे ही अगर किसी भी ब्रिटिश ऑफिसर को लगा कि आप उनके लिए खतरा हैं तो बिना किसी वारंट के वो आपको अंदर डाल देंगे। तो इसी वजह से गांधी जी ने अब ये एक्ट जो है वो पढ़ा, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को वार्निंग दी कि आपको ये एक्ट जो है वो पारित नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर कोई अटेंशन ना देते हुए इस एक्ट को पास कर दिया। उसके बाद गांधी जी ने ये सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट थी उन्होंने इसको चालू कर दिया, जहां पर ये कहा कि तुम अब जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बॉयकॉट करना चालू कर दो, इनकी कोई बात मत मानो। अब जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी तरफ से भी हमें कुछ ना कुछ दिखाई दिया, जहां उन्होंने ब्रिटिश जो हमारे देशवासी थे उनको यहाँ पर सप्रेस करना चालू कर दिया बाय फोर्स। अब इस समय पर जो गांधी जी थे उन्होंने लोगों को कहा कि जब भले ही ये लोग हमें सप्रेस करने की कोशिश करें, लेकिन हमें अपनी यूनिटी को नहीं भूलना है, हमें नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाना है और ह्यूमन लाइफ को रिस्पेक्ट करते हुए हमेशा हमें नॉन वायलेंट तरीके से ही यहाँ पर प्रोटेस्ट करना है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर इसको एग्रेसिवली ले लेते हैं, और बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स होते हैं उनको वो अरेस्ट भी कर लेते हैं। और 13 अप्रैल 1919 यानी बैसाखी के इस पवित्र दिन पर जब जो लोग थे वो एक साथ एक जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए इस त्योहार को मनाने के लिए, तो उस समय के जनरल डायर जो थे ब्रिटिश ऑफिसर, उन्होंने उन पर ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया। एक पीसफुल गैदरिंग पर ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया, जिसमें बहुत सारे औरतें भी थी, बच्चे भी थे और सभी वर्गों के लोग थे। अब एज अ रिजल्ट जो बहुत सारे हमारे हिंदू और सिख भाई हैं वो यहाँ पर मारे गए, और जिसको हम जलियांवाला बाग कांड के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ। उसके बाद जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी वो इंडिया में बहुत ज़्यादा चालू हो गई। भले ही गांधी जी को यहाँ पर बहुत बड़ा धक्का लगा जलियांवाला बाग कांड से, लेकिन उन्होंने अभी तक
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को छोड़ा नहीं। उसके बाद जो गांधी जी थे उन्होंने इस मूवमेंट को एक्सटेंड कर दिया और इस एक्सटेंड तक ले गए कि उन्हें अब स्वराज की भी डिमांड इन्होंने करनी चालू कर दी, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए। जहां पर उन्होंने लोगों से कहा कि वो ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करना बंद कर दें। जो भी गवर्नमेंट में काम कर रहा है भारतीय, उसको बोला कि तुम रिजाइन कर दो। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में तुम पढ़ाई बंद कर दो, और जो भी कोर्ट में लॉ को प्रैक्टिस कर रहा है अगर कोई भारतीय है तो वहां से भी वो निकल लो। तो ये सारी चीजें गांधी जी ने अपने देशवासियों को बताई और ये सब होने लगा। उसके बाद फरवरी 1922 का एक वायलेंट क्लैश हमारे सामने आता है, जहां पर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस थाने को यहाँ पर कुछ लोग आग लगा देते हैं, और ये आग इतनी ज्यादा होती है कि कुछ लोग वहां पर मारे भी जाते हैं। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जहां गांधी जी का कहना था कि हमें हमेशा नॉन वायलेंट रहना है, ह्यूमन लाइफ की रिस्पेक्ट करनी है, इसका बिल्कुल ही उल्टा चौरी चौरा में हमें दिखाई दिया, जहां पर बहुत सारे जो लोग थे उनकी जानें चली गई, और एकदम से गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया गया, जहां पर उन्हें 6 साल तक की सजा सुनाई गई, लेकिन 2 साल के बाद वो जेल से बाहर आ गए। अब बात करते हैं साइमन कमीशन एंड सॉल्ट सत्याग्रह की। अब टाइम आ चुका है यहाँ पर 1920s का, जहाँ पर जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने अब नॉन कॉपरेशन के साथ साथ इंडिपेंडेंस यानी स्वराज पर भी ध्यान देना शुरू किया। अब इसके बाद एक स्वराज पार्टी बनती है, लेकिन जो स्वराज पार्टी होती है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ उसकी ज्यादा बनती नहीं। तो गांधी जी का जो इस समय पर फोकस था वो ये था कि स्वराज पार्टी और जो कांग्रेस है इन दोनों के बीच में हो रहे डिफरेंसेस को यहाँ पर सुलझाना है। और उसी के साथ साथ 1927 में जो ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं सर जॉन साइमन, वो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म रिफॉर्म कमीशन लेके आते हैं जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। जहां पर वो कहते हैं कि हम भारतीयों के लिए कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं ताकि उनकी कुछ बेहतरी हो सके। अब जैसे ही गांधी जी को इस कमीशन के बारे में पता लगता है, गांधी जी को ये दिखाई देता है कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये इस कमीशन को लाए हैं भारतीयों की बेहतरी के लिए, लेकिन इस कमीशन में कोई भी भारतीय ही नहीं है। अब इस चीज से प्रभावित होकर जो गांधी जी हैं वो कलकत्ता की कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन पास करते हैं दिसंबर 1928 में, जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो कहते हैं कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दे दो। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि भारत जो है वो अपने फैसले तो खुद लेगा, अपनी सरकार भी वो खुद ही चलाएगा, लेकिन उसके फॉरेन अफेयर्स और जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। अब इन केस जो ब्रिटिशर्स हैं, गांधी जी ने उन्होंने कहा कि अगर आप इस डिमांड को नहीं मानते तो उन्हें एक नए तरीके का नॉन वायलेंट जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिलेगा, जिसे हम पूर्ण स्वराज के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो सारी डिमांड्स होती हैं गांधी जी की, ब्रिटिशर्स उन्हें यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बजाय रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद एक सॉल्ट सत्याग्रह शुरू होता है, जहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो नमक के ऊपर भी टैक्स लगाना चालू कर देते हैं, और मार्च 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत होती है, जहाँ पर इसको अपोज किया जाता है कि तुम क्यों यहाँ पर जो नमक है उसको टैक्स कर रहे हो। गांधी जी एक डांडी मार्च भी निकालते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, जहाँ पर वो अहमदाबाद से डांडी अपने मतलब पैरों पर चल के जाते हैं, पैदल जाते हैं, और ये जो प्रोटेस्ट होता है वो सक्सेसफुल बनता है। और 1931 में एक गांधी इनविल पैक्ट यहाँ पर होता है, जहाँ पर इन सभी चीजों को रिजॉल्व कर दिया जाता है। अब बात करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस की। जैसे ही अब गांधी इरविन पैक्ट खत्म होता है तो गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया जाता है बाय द ब्रिटिश। अब गांधी जी यहाँ पर भारत की आज़ादी के बारे में बोलते हैं कि भैया हमें आज़ादी चाहिए। तो उसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो गांधी जी से क्वेश्चन करते हैं कि भाई तुम्हारे मोटिव्स क्या हैं, क्यों तुम कह रहे हो कि हमारे जो भारत है उसको हम आज़ादी दे दें, क्यों तुम पूरे देश के लिए बोल रहे हो, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ रहा है। इसी के साथ साथ गांधी जी के साथ उनको बी आर अम्बेडकर का भी यहाँ पर साथ मिला, जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने बी आर अम्बेडकर को भी बुलाया हुआ था। बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स भी हुआ करते थे ताकि वो अनटचेबल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकें। अब इसके बाद होता क्या है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स को यहाँ पर प्रॉमिस करते हैं कि वो उनको कुछ राइट्स दे देंगे और अनटचेबल्स को भी कुछ ना कुछ राइट्स दे देंगे। अब ये जो मूव था गांधी जी से डर गए, और डरना भी लाजमी था, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर हमने कुछ वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स को कुछ राइट्स दे दिए तो ऐसे होगा क्या कि दूसरे कम्युनिटी के मतलब दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं, अगर वो उनके किसी फॉर एग्जाम्पल कि
उनका कोई वर्शिप इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर लोग पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है। अब इस कम्युनिटी को ब्रिटिशर्स ने राइट दे दिए कि भैया ये तुम्हारा है, तुम जो भी करो। अब ये जो कम्युनिटी है, ये कुछ ऐसे राइट्स बनाएगी कि इसकी कम्युनिटी का फ़ायदा हो, जहाँ पर ये चाहेगी कि भाई हमारी कम्युनिटी के ही जो लोग हैं वो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन में आएँ और अपनी पूजा पाठ करके चले जाएँ। अब इससे होगा क्या कि जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पर आना बंद कर देंगे और जहाँ पर जो डिवीजन है सोसाइटी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। तो यही चीज़, यही डर गांधी जी को भी था, जहाँ पर उन्हें लगा कि ये भारत को और ज़्यादा डिवाइड कर देगा। और तो गांधी जी ने इसको अपोज करने के लिए यहाँ पर व्रत रखना चालू कर दिया। अब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे यहाँ पर प्रोग्रेस करती है तो गांधी जी अपनी जो प्रोटेस्ट होते हैं उसको भी इंटेंसिफाई कर देते हैं। ये बात यहाँ पर 1942 की जा रही है, जहाँ पर जो गांधी जी हैं वो एक रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं जहाँ पर वो ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स को अब इंडिया को क्विट कर देना चाहिए, जिसको वो क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी पुकारते हैं। अब ये जो पूरा मूवमेंट होता है ये गांधी जी की लाइफ का अब तक का सबसे एग्रेसिव मूवमेंट होता है, जहाँ पर जो इंटरनेशनल कांग्रेस है वो महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंदर बहुत ही बड़ा मास प्रोटेस्ट चलाती है, जहाँ पर बहुत सारे विमेंस भी आती हैं, बहुत सारे लीडरशिप्स आती हैं, जहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल लोग आते हैं। तो इन सभी की मदद से जो गांधी जी हैं वो इस मूवमेंट को चलाते हैं और 9 अगस्त 1942 को उन्हें दोबारा से 2 साल के लिए आगा खान पैलेस पुणे नाम की जो जेल है वहाँ पर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये समय ऐसा आता है जहाँ पर उन्होंने अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई और अपनी वाइफ कस्तूरबा ये उनको खो देते हैं। 1943 में ये जो मूवमेंट है ये खत्म होता है। ये समय जो ऐसा था क्विट इंडिया मूवमेंट का जहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ हिंट देना चालू किए कि अब हम जो कंप्लीट पावर हैं वो भारत के लोगों के हाथ में दे देने वाले हैं। तो ये सुन के जो गांधी जी हैं वो इस मूवमेंट को बंद करते हैं और 1 लाख के तकरीबन जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं वो भी यहाँ पर ब्रिटिशर्स द्वारा छोड़े जाते हैं। देन उसके बाद 1946 का एक ब्रिटिश कैबिनेट कमीशन आता है या मिशन आता है जो कि जो गवर्नमेंट है उस समय की कांग्रेस की वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद जो गांधी जी हैं वो वहाँ पर देखते हैं कि इनका जो रोल है वो ज़्यादा कुछ है नहीं और जो सरदार पटेल हैं वो गांधी जी को कन्विंस करते हैं कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो जो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन होता है वो कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन गांधी जी इसको एक्सेप्ट नहीं करते। गांधी जी का मानना था कि अगर हम ब्रिटिश कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो भारत और पाकिस्तान जो है वो दोनों अलग हो जाएंगे और गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। लेकिन सरदार पटेल गांधी जी को ये कन्विंस कर देते हैं कि गांधी जी ये एकमात्र ही ऐसा तरीका है जिससे हम सिविल वॉर को अवॉइड कर सकते हैं और इसको हम खत्म कर सकते हैं। 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है। उसके बाद जो गांधी जी हैं वो यहाँ पर हिंदू मुसलमानों के जो प्रोटेस्ट हैं उनमें यहाँ पर पीस और यूनिटी की बातों पर ज़्यादा फोकस करते हैं और वो अपना आखिरी व्रत मतलब आमरण अनशन वो दिल्ली में कंडक्ट कराते हैं, जहाँ पर लोगों से वो अर्ज करते हैं कि वो कम्युनल वायलेंस को बंद कर दें। अब बात आती है 30 जनवरी 1948 की। अब जब जो इतनी बड़ी एस्पायरिंग जो स्टोरी थी गांधी जी की ज़िंदगी की 30 जनवरी 1948 को वो खत्म हो जाती है, जब नाथूराम गोडसे नाम का एक जो हिंदू रेडिकल है वो पॉइंट ब्लैंक की रेंज से मतलब बहुत ही नज़दीक से गांधी जी के सीने में यहाँ पर गोलियां उतार देता है। अब इनका यह मानना था नाथूराम गोडसे का कि गांधी जी रिस्पॉन्सिबल हैं भारत को वीक बनाने के लिए, क्योंकि इनकी वजह से जो भारत का पार्टीशन है वो हो पाया है। अब इस समय पर जो नाथूराम गोडसे है उसको यहाँ पर अरेस्ट भी कर लिया जाता है और 15 नवंबर 1949 को इनको भी खत्म कर दिया जाता है। ये था हमारा पूरा यूनिट जहाँ पर हमने देखा कि गांधी जी का जो जन्म था मतलब जो चाइल्डहुड था वो कैसे पोरबंदर में बीता। उसके बाद उन्होंने अपनी जो यूथ थी वो इंग्लैंड में बिताई, नए नए तौर तरीके सीखे, अंग्रेज़ों की तरह लाइफस्टाइल जीने का तरीका सीखा, इंग्लिश सीखी। उसके बाद वो वहाँ पर बैरिस्टर बने। बैरिस्टर बनने के बाद उन्होंने लॉ को परस्यू करना चालू किया, लॉ प्रैक्टिस करना चालू किया। लॉ को प्रैक्टिस करने के बाद वो भारत वापस आए। भारत वापस आने के बाद उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला। वहाँ जब वो गए तो 21 साल उन्होंने भारतीयों के लिए लड़ते हुए बिता दिए।
और जब वो भारत में आए, भारत में भी उन्होंने बहुत सारे जो कारनामे थे भारतीयों के लिए वो किए, ताकि जो भारतीय हैं वो यहाँ पर सुकून की ज़िंदगी जी सकें। तो यही था हमारा पूरा यूनिट। थैंक यू सो मच।